जानते हैं कि हर एक इंसान का इंटरेस्ट और पैशन अलग अलग होता है। काम के साथ साथ इंसान अपने पैशन को भी फॉलो करता है। कई बार हमारा पैशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा पैशन हमारे लिए ही हानिकारक साबित होता है। आज का केस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक 26 साल के लड़के ने अपने पैशन की वजह से अपनी जान गंवा दी। हालांकि वो अपने काम में एक्सपीरियंस था, फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान नहीं बच सकी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। 24 नवंबर 2009 के दिन अमेरिका के यूटा में रहने वाले जॉन एडवर्ड जॉन्स नाम का 26 साल का लड़का अपनी जॉब से सीधा छुट्टी लेकर अपने घर यूटा आया था, जहां वो अपनी फैमिली से मिला। जॉन काफ़ी टाइम बाद अपनी फैमिली से मिल रहा था और सभी लोग बहुत खुश थे। इसलिए सबने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना इस वेकेशन को कुछ अच्छे तरीके से बनाए। सबने सोचा क्यों ना किसी एडवेंचरस प्लेस पर चले, इसलिए उन्होंने नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। सबने प्लान बना तो लिया, लेकिन इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ये प्लान उनकी लाइफ का सबसे खौफनाक डिसीजन होने वाला था। तो सभी घर वालों का प्लान ये होता है कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे। वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके कुछ घंटे बाद वापस घर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जो होने वाला था, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जॉन एडवर्ड अपनी फैमिली के साथ इस केव में पहली बार जाने वाले थे, लेकिन इसे केविंग का एक्सपीरियंस पहले से था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। नट्टी पट्टी केव में ही एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, जो कि है द बर्थ कैनाल। ये एरिया बहुत ज़्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वहाँ आज तक एक्सपीरियंस केवर भी नहीं जा पाए, क्योंकि कुछ केवर्स अपनी बॉडी को स्विच करके भी यहाँ से निकल नहीं पाए। किसी के हिप्स तो किसी के शोल्डर्स वहाँ पर फंस जाया करते थे। जितना भी वो कोशिश करते थे वो नहीं निकल पाते थे और उसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से इसे कुछ सालों पहले बंद भी कर दिया गया था। पर मार्च 2009 में नट्टी पट्टी केव को एक बार फिर रीओपन कर दिया गया, पर इस बार कुछ नए रूल्स बनाए गए थे कि केव के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। केवर्स के ग्रुप में कम से कम 2 एक्सपीरियंस केवर का होना कंपलसरी था। जॉन और उसका छोटा भाई वो दोनों एक एक्सपीरियंस केवर थे, इसलिए इन्हें अंदर जाने की परमिशन भी मिल गई थी। परमिशन लेने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जिसका साइज सिर्फ 30 इंच का था, और वो सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे के करीब इस केव में घुस गए। पूरा ग्रुप केव में एंटर होता है। पहले 1 घंटे तक तो सब कुछ ठीक चलता है और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर जॉन और जोश, जो कि उसका भाई का नाम है, और उसके 2 दोस्त बग्स लाइट की तरफ रुकते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि हम इस केव के सबसे चैलेंजिंग पार्ट यानी कि बर्थ कैनाल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपर एरिया में है। ये इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसको क्रॉस कर पाते हैं, और ये माना जाता है कि यहाँ एक लॉन्ग टाइट पैसेज है। इसे क्रॉस करने के बाद एंड में एक और लंबा टाइट पैसेज आएगा। अगर इसे भी क्रॉस कर लिया तब जाकर आपको एक छोटी सी जगह मिलेगी जहां आपको टर्न होने का मौका मिलेगा। यही एक इकलौता स्पेस होता है जहां से आप टर्न होकर वापस आ सकते हो। इसके अलावा वहां पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि आप वहां से टर्न होकर वापस आ सको। हालांकि इतना टाइट है कि इसमें एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जोश, जो कि जॉन के पीछे ही आ रहा था, उन्हें बर्थ कैनाल मिल जाती है और वह दोनों बर्थ कैनाल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती ये होती है कि जॉन और जोश जिस रूट में फंसे थे वो बर्थ कैनाल की रूट थी ही नहीं। जॉन और जोश एक्चुअली में गलत रूट में घुस चुके थे। इसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टानें भी आती है। हालांकि जॉन हेल्दी था, तो वो अपने बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर पाता था। अपने शोल्डर, अपने कमर और अपने दोनों पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो आगे मूव करता रहा, जिसके बाद जॉन कॉर्क स्क्रू के रूट में आ चुका था। जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था, पैसेज और भी टाइट होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो वापस भी नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि ये पैसेज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही टाइट और नैरो थी। जॉन को लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल में है, जिसके अकॉर्डिंग इसके एंडिंग में एक स्मॉल रूम आएगा जहाँ पर टर्न होने का मौका मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ता जा रहा था। पर यही वो जगह थी जहाँ चीज़ें और बिगड़ जाती है, और अब तक ये कॉर्क स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस एरिया को क्रॉस करने के लिए
केवर को बहुत छोटा और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ती थी और सिर्फ कुछ ही लोग अपने स्किल की मदद से इसे क्रॉस कर पाते हैं। वहाँ से केवर को 90 डिग्री शार्प बेंड होना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली में कॉर्क स्क्रू वो एरिया था जहाँ पर आज तक कभी कोई विजिट ही नहीं कर पाया, और अगर कोई गया भी तो उसे रेस्क्यू करना पड़ा वहाँ से। तो अब जॉन भी इस एरिया में टर्न हो चुका था, जिसके बाद वो इस केव के मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया में पहुँचते हैं। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लार्क इसी कॉर्क स्क्रू एरिया में अटक गया था, जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और वेट 63 केजी था, और उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे लग गए थे। जॉन भी यही एग्जैक्ट स्पॉट पर था, जबकि इसकी हाइट 6 फीट थी और वेट 90 केजी था। यहाँ पर इसे अपनी बॉडी को टर्न करके वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी कम स्पेस की वजह से वो ना चाहते हुए भी लेस एरिया की तरफ खुद को स्विच करते हुए आगे बढ़ता गया। हालांकि एरिया टाइट था, पर अभी भी जॉन को यही लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल के सबसे टाइट जगह है, मतलब कि आगे एक बिगर स्पेस आएगी और यहाँ इसे टर्न होने का मौका मिलेगा। इसलिए ये अपने स्टमक को प्रेस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जॉन को एग्जैक्ट पता ही नहीं था कि वो कहाँ पहुँच चुका है। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग ज़रूर मिलेगी, पर तभी अचानक वो स्पीड में नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है और अपने भाई को कहता है कि जोश, तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। जॉन अपने कंधे के सहारे अभी भी आगे बढ़ रहा था ताकि वो बाहर निकल सके, और जॉन को अपने हेडलैम्प से एक होल दिखाई देता है, जिससे जॉन के अंदर एक उम्मीद जगती है। लेकिन ये जॉन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को होल में डालता है। तब एग्जैक्टली जॉन जिस टनल में जा रहा था ये अननोन थी। वो ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां टनल और भी टाइट हो चुकी थी। वहां स्पेस बहुत ही कम था। उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, लेकिन आगे रास्ता बंद था। ये पूरी पैसेज की एंडिंग थी। इस जगह की स्पेस 18 बाय 1 इंच थी, मतलब कि एक लैपटॉप की स्क्रीन जितनी। जॉन उस होल में फंस चुका था और वो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था, मतलब कि सर नीचे और पैर ऊपर और करीब 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, पर यह होल बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। जॉन का एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसा हुआ था और दूसरा हाथ उसके चेस्ट की ओर फंसा हुआ था। वो दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी सारी मेहनत के बावजूद भी वो हिल भी नहीं सकता। इसके पैर भी होल के सबसे स्मॉल साइड में फंसे हुए थे। वो अपने भाई जोश को दोबारा चिल्लाता है, जो इसके पीछे ही था कॉर्क स्क्रू एरिया में। जोश अपने भाई की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, बल्कि वो अपने फीट को आगे करता है और अपने सर को पीछे रखता है ताकि वो आगे से आसानी से रिटर्न हो सके। इसे जॉन की आवाज़ कंटिन्यू सुनाई दे रही थी। फाइनली जोश उसी जगह पहुंचता है और देखता है कि जॉन एक होल में फंस गया है। उस होल ने इसे पूरा निगल लिया है और जॉन के सिर्फ 2 पैर ही दिख रहे थे। वो जॉन के दोनों पैरों को अपने दोनों पैरों से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर ग्रिप छूट जाती है और जॉन फिर वापस से इसी पोजीशन पर चला जाता है। बार बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो पा रहा था। जोश को ये बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी, और दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि जोश बाहर जाएगा मदद लाने के लिए और जॉन यहाँ अपनी पूरी मदद करेगा रिलैक्स रहने की और धीरे धीरे सांस लेने की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। खैर, जोश केव से बाहर आता है और सभी को इसकी जानकारी देता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर का कहना था कि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से वो सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। उसके बाद जॉन के सारे पार्ट्स फेल होना शुरू हो जाएंगे और इसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है, जिसका नाम सुशी था। वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर घुसती है ताकि वो अंदर जाकर अटक ना जाए। इसकी हाइट सिर्फ 5.3 फीट थी, जिसकी वजह से इसको अंदर जाने में आसानी हो जाती है। सुशी रात को 12:30 बजे जॉन से मिलती है और उससे बात करती है। अब तक जॉन को वहाँ पर फंसे हुए 9 घंटे हो चुके थे। सुशी जॉन से बातचीत करती है, जिसके बाद जॉन को ये देखकर लग रहा था कि शायद अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो गलत था। सुशी ये देखकर समझ चुकी थी कि ये सिचुएशन जितनी बुरी दिख रही है, ये उससे ज़्यादा बुरी है। वो रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्टिवली रस्सी को खींच नहीं पाती।
सुशी सब कुछ कोशिश करती है जितना वो कर सकती थी, लेकिन वो भी 2 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे भी वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डिसीजन ये लिया जाता है कि वहाँ एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और एक मशीन से उसे खींचा जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले ड्रॉप क्लर्क नाम का आदमी इस क्रू एरिया में अटक गया था, तो उसे पुलिस सिस्टम से ही निकाला गया था। जिसके बाद पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम शुरू किया गया, पर हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में कई घंटे का समय लग रहा था। इसी दौरान रेस्क्यूअर बात करके जॉन को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे थे। जॉन को वहाँ अटके हुए अब तक 12 घंटे हो चुके थे और वो अपनी पूरी रात उसी पोजीशन में गुजार रहा था। साथ ही बॉडी की अपनी एक फिजिकल लिमिटेशन होती है और जॉन उस लिमिटेशन को भी क्रॉस कर चुका था। उसका 90 किलो का शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था। उसके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी होने लगी थी और धीरे धीरे इसकी सांस रुक रही थी। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से ये काम काफ़ी अग्रेसिव हो रहा था। जॉन के लेग्स काम करना बंद हो गए थे। रेस्क्यूअर और जॉन के फैमिली मेम्बर्स के लिए जॉन को ऐसी हालत में देखना बहुत दर्दनाक था, लेकिन ये भी हेल्पलेस थे। इतना टाइम बीतने के बाद जॉन के पास एक वाइट टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड जॉन की वाइफ एमिली उससे बात करती है और जॉन को इनकरेज करने की कोशिश करती है। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन को यहाँ 18 घंटे पूरे हो चुके थे। अब तक पुलिस सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुका था, जो कि मूव करने के लिए तैयार था। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था, ये केव में घुसता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान जॉन के पैरों को रस्सी में बांधकर ऊपर खींचते हैं, लेकिन जॉन के पैरों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो जब भी उसको ऊपर खींचता तो जॉन उसे रोकने को कहता, क्योंकि इसके पैर अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके थे। और फिर ये दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते थे। फिर ये दोबारा कोशिश करते हैं। अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम अब काम कर रहा है। जॉन अब ऑलमोस्ट इतना ऊपर उठ गया था कि वो रियान को देख सकता था, उससे आई कांटेक्ट कर सकता था। और फिर रियान जॉन को पीने के लिए एनर्जी ड्रिंक देता है। इसी तरह अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। ये चीज़ बहुत ही स्लोली हो रही थी और इसमें काफ़ी एफर्ट्स भी लग रहे थे। हालांकि थोड़ी सफलता तो मिल रही थी, लेकिन अब भी उसे निकालना काफ़ी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर की सीलिंग को हिट कर रहे थे और उस पैसेज में उसे अपने पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था। तो रियान फाइनली डिसाइड करता है कि वो उसके पैरों को तोड़ देगा ताकि जॉन को ऊपर खींचा जा सके। पर उसी टाइम एक ऐसी अनइमेजिनेबल चीज़ होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस सिस्टम फेल हो चुका था। एक बोल्ट जो जॉन के ऊपर ड्रिल किया गया था, वो दीवार से निकलकर सीधा रियान के सर पर जाकर लगता है, जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वो वापस से स्लिप होकर उसी पोजीशन में चला जाता है। और अब जॉन का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। ये मोमेंट जॉन की फाइनल किस्मत थी। शायद वो कभी बाहर ही नहीं आ सकता था। और रियान जब होश में आता है तो उसके सर से खून बह रहा था। वो पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। फिर रियान को वहाँ से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसकी जगह जॉन को निकालने के लिए उसके फादर केव में जाते हैं। उस टूटे हुए पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एक और घंटा लग गया। वो रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। और ये ऑपरेशन जॉन की हेल्प के बिना हो ही नहीं सकता था। ये इम्पॉसिबल था कि एक 90 किलो का इंसान बिना उसकी हेल्प के बाहर आ ही नहीं सकता था। और जब वो जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे थे तो वो खुद भी 15 मिनट तक वहाँ अटक गए थे। आखिर में वो भी परेशान होकर थक हार कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जॉन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और पता नहीं वो ये बातें सुन भी पा रहा था या नहीं। कुछ घंटे पहले तक तो जॉन के सांस लेने की भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब तो वो भी शांत हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम एक एरिया में ग्रुप बनाकर डिसाइड करती है कि शायद जॉन मर चुका है और इसलिए पैसेज में मेडिकल प्रोफेशनल भेजे गए कि जिससे कंफर्म हो जाए कि जॉन आखिर में मर चुका है या नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर की रात 11:56 पर ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी जाती है कि जॉन एडवर्ड जॉन्स ऑफिशियली मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश की जॉन को बाहर निकालने की, लेकिन जॉन के अपसाइड डाउन पोजीशन में होने की वजह से ये इम्पॉसिबल था। जॉन अपनी लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में था, जबकि डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया था कि वो सिर्फ ऐसी हालत में 10 घंटे तक ही जी पाएंगे। ये वाकई काबिले तारीफ है जो कि रेस्क्यूअर अंदर जॉन तक गए। वो सच में एक हीरो थे। वो जानबूझकर ऐसी जगह पर मदद करने गए जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कितना रिस्की है। उसी में से एक रेस्क्यूअर मीडिया को बताते हैं कि उनके 29 साल के रेस्क्यूअर करियर में सबसे मुश्किल रेस्क्यू थी और वो इस रिस्क में हार गए।
अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकालने की, लेकिन बातचीत के बाद डिसाइड किया गया कि बॉडी को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए काफ़ी डेंजरस होगा और फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वहीं दफन रहेगी और एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा। एक हफ्ते बाद पूरी नट्टी पट्टी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। सो गाइज, ये था पूरा इंसिडेंस नट्टी पट्टी केव का। आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे केस को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ।